देखिए, पहली बात तो ये थोड़ी-सी मैं चीज़ें क्लियर करूँ। देखिए, जंग बंद होना एक अलग बात है, हम्म, रीस्ट्रक्चरिंग होना एक अलग बात है। इस जंग हम्म, ने पुराने स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया है। तारीखी तौर पे जब भी निज़ाम रप्चर होता है, तो वो जंगें करवाता है और जंगों के नतीजे में निज़ाम डिसमेंटल हो जाता है और यही मार्क कार्ने ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने कहा निज़ाम रप्चर्ड है और ये जो ईरान जंग है, उसने उसको डिसमेंटल कर दिया है। देखें चेस बोर्ड्स जितने भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं सवाए मिलिट्री के चेस बोर्ड के अमेरिका बाकी सब में मात खा चुका है, उसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक ही अमेरिका का सबसे बड़े डिफेंस बजट के साथ अनमैच पावर था उसके पास, जिसका नफसियाती तासुर यह था कि ये हमें बचाएगा, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा। और याद रखें कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को रेस्क्यू किया है, ये तारीख गवाह है। अफगानिस्तान में रेस्क्यू किया, सोमालिया में रेस्क्यू किया, जिसके ऊपर जनरल जिनी आर्मिटेज ने अपनी किताब बैटल रेडी में जिक्र किया है। उसके बाद 12 दिनों की जंग में रेस्क्यू किया और अब भी एक रिस्पेक्टेबल वे आउट देना चाह रहा है इस्लामाबाद वाशिंगटन को कि कम से कम अपने जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न हेमिस्फीयर वहां तक आप रहे, यहां उसका मामला खत्म हो चुका है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि जब अमेरिका का जो ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल इकोनॉमी और ट्रेड और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर उस पर जो कंट्रोल था वो ओवर हो गया है। अब इसी वजह से इस्लामाबाद, इस्तंबुल, कायरो और रियाज ये नए स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिस पे ब्रिगेडियर रिटायर आसिफ हारून ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है कि ये जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें ईरान को भी दाखिल करना होगा, मलेशिया और इंडोनेशिया को, इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव। और इसके बैक के ऊपर रशिया और चाइना खड़े होंगे, बिकॉज ये जो दुनिया है ये ट्राइपोलर वर्ल्ड है। मैंने आपके कई दफा प्रोग्राम में जिक्र किया, अमेरिका पोल, चाइना पोल और फ्रांस का पोल। अब चीजें बड़ी वाजे तौर पर हमें नजर आ रही है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, मीडिएटर नहीं है। पाकिस्तान ने शराइत नहीं रखी, पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी कर रहा है, इधर की चीजें उधर, उधर की इधर। तीसरी बात यह कि जो अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ हैं और उसके साथ जेरेड क्रूशनर हैं, यही तो वजह बने जंग के। तो लिहाजा ईरान इनके साथ बात नहीं करेगा और ईरान अगर कोई डेलीगेशन भेजेगा तो आप देखिएगा कि लोअर कैडर की भेजेगा, वो बड़े कैडर की शुरू में भेजेगा ही नहीं। और तीसरा नुकता मेरा ये है कि ईरान ने जो ऑब्जेक्टिव वहां पे मेंशन किए नुकात वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है, इसीलिए वो ऑफेंसिव मोड के अंदर गया है। और रही बात न्यूक्लियर वॉर की और टैक्टिकल वॉर की, तो याद रखें कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल किया था कोई और न्यूक्लियर पावर नहीं था। दूसरा ये कि रशिया जापान में शेयर मांगना चाह रहा था, वो जंग को जल्दी खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका, अदरवाइज जंग पहले ही अमेरिका जीता हुआ था। तीसरा ये उसने मैसेज देना का था दुनिया को कि अमेरिका इज अ यूनिक पावर। अब मुख्तलिफ मल्टीपल कंट्रीज के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर इसराइल इस्तेमाल करता है, अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा, बिकॉज अमेरिका में एक चेक एंड बैलेंस का पूरा निजाम है। इसराइल फरताइट है, इरेशनल पावर है, क्योस चाह रहा है, वो अगर करता है टेक्टिकल वेपन तो नॉर्थ कोरिया, रशिया ने पहले ही स्टेटमेंट दी है। और लास्ट पॉइंट ये कि ईरान ने जिस वेपन को अभी तक दुनिया को नहीं दिखाया है वो है प्लाज्मा, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन। वो चलेगा तो दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब को भूल जाएगी। अच्छा मुबशर साहब, जो रशीद थ्रोड हैं वो आज मैं सॉरी शशि थ्रोड उनको मैं सुन रहा था, उसने कहा जी कि ग्लोब ये जो साउथ जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं वो एक रियलिटी है। उसने कहा कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया मिलके काफी एडवांस कर चुके हैं इस हवाले से और इंडिया बहुत पीछे रह गया है। वो ये डॉक्टर साहब भी, अभी मुनव्वर साहब भी यही बात कर रहे थे कि जो एक स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है इस रीजन में इकोनॉमी का और बाकी चीजों का उसके हवाले से। लेकिन स्ट्रक्चर तो तभी चेंज होगा ना जब बड़े पैमाने पे अलाइनमेंट्स चेंज होगी। जो आप यूएई की बात करते हैं या बहरीन की, लेकिन जो मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर्स हैं जिसमें कतर है, सऊदी अरब है, जिसमें अगर किसी हद तक देखें तो शाम है, बाकी पावर्स हैं, जब तक वो उस एक नए जो जो भी एक पैराडाइम बनेगा उसके साथ वो शामिल नहीं होते और उसमें पाकिस्तान और बाकी मुल्कों का एक रोल नहीं होता, तो ये बात कैसे आगे बढ़ेगी। और दूसरा, ये जंग जो है इसकी एक कीमत है, मुआशी कीमत है। आपने खुद शुरू में कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया को एक बड़े रिसेशन का सामना है, जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी
प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि 550 तक जो पेट्रोल जा सकता था, जिसको सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे दे रही है। तो इस जंग को रोकना अमेरिका के लिए भी उतना ही अहम होगा जितना खुद हमारी इस रीजन के लिए अहम होगा। आपकी क्या राय है? पहले आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक नारा दिया था जिसको हम बोलते हैं मागा या मैगा बोल लीजिए, मागा, मागा टीम पूरी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, वो मागा टीम जो है वो पूरी जो है इस जंग के खिलाफ है, 90% टीम के खिलाफ है। जो वहां पे ट्रेंड जा रहे हैं वो डाउनवर्ड जा रहे हैं। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी बहुत कम हुई और उसमें बहुत सारे रिपब्लिकन्स जो हैं वो इस वॉर स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि जितनी को एक्सपेंसिव वॉर उसके लिए हो सकती थी वो हो गई। इजराइल के लिए जैसा कि एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि उसके लिए भी एक ये बड़ी महंगी है, वो सर्वाइवल का मामला बन गया, क्योंकि वो तो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए नेतन्याहू इस तरह के पंगे ले रहा था। सॉरी टू यूज दिस वर्ड पंगा, लेकिन चूंकि इसको एंजॉय बड़ा करते हैं आप लोग, तो वो गले में पड़ गया, इसलिए कि वो जितनी तबाही जवाब में होगी उसको तो उनके कोई भी थिंक टैंक इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। वो तो सीधा सीधा ये कह रहे थे ना, ये न्यूक्स बनाएंगे और हम पे मार देंगे, और न्यूक्स के बगैर ही उन्होंने न्यूक्स वाला ऑलमोस्ट काम कर दिया। लेकिन उसमें इजराइल की अपनी इकोनॉमी जो है वो हो गई। अमेरिका के जरा नुकसान देखिए, तकरीबन 1100 बिलियन की डील्स इनके साथ थी कतर के साथ, इतनी ही 900 के करीब जो है वो यूएई के साथ थी, और फिर उतना ही जो है वो तकरीबन कोई 700 के करीब सऊदी अरब के साथ थी। अब ये डील्स कहाँ जाएंगी? ये ट्रेड डील्स थी, उसमें डिफेंस डील का छोटा सा चंक था, वो कहाँ जाएंगी इस जंग के नतीजे में? कितना बड़ा लॉस है। $200 बिलियन वो मांग रहे हैं अपने कांग्रेस से अप्रूवल कि जनाब हमने मजीद इसमें खर्च करने हैं, और उस पर रिलक्टेंस आ रही है। इसलिए अमेरिका खुद भी इस जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाह रहा है, लेकिन वो ये तासुर नहीं देना चाह रहा कि मैं शिकस्त खोरता हूँ या मैं जख्म खोरता हूँ। इसलिए इस जंग का इख्तिताम जो है ना वो बगैर किसी न्यूक के ही होगा। उससे पहले तरफैन यही चाहेंगे जितना मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं वो कर दें, जैसा कि ईरान में हो रहा है। उनकी यूनिवर्सिटी पे भी आज बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग हुई है ईरान में, बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग हुई। जवाब में ईरान भी करेगा, तो वो वाला सिनेरियो जारी है। लेकिन अल्टीमेटली साहब कह रहे हैं कि प्लाज्मा नामी कोई उनका वेपन है जो अभी इस्तेमाल होने जा रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज खुदा न खास्ता ना हो जाए कि जिससे हादसा ज्यादा बड़ा बढ़ जाए। जी देखिए, रेस्ट्रेंट तो अपनी जगह पे मौजूद है ना। देखिए, रेस्ट्रेंट ही है ना कि हमारे दोस्त ममालिक की जो है वो उन इलाकों पे हमला किया जहाँ पे बेसिस थी, और जो वहां पे सिविलियन जख्मी हो रहे हैं, वो जब इंटरसेप्शन होती है, रॉकेट्स या ड्रोन्स या मिसाइल का मलबा गिरता है, डिब्रीज गिरती है, तो उसके बाद वो वहां पे लोगों को जख्मी या हलाकतें हुई हैं। अदरवाइज अगर वो इंटरसेप्ट ना होते तो वो अमरीकी अड्डों के लिए ज्यादा लीगल हो सकते थे। दूसरी बात ये कि आपने जो पहला सवाल था आपका, उसमें यकीनी तौर पे ईरान को भी रियलाइज करना होगा, सऊदी अरब को भी रियलाइज करना होगा, क्योंकि अब जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में इन ममालिक के हवाले से, खसूसन बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, इनके हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो ये कि जनाब ये तो प्रो इजराइल ममालिक हैं। ठीक है, ये एक परसेप्शन डेवलप बड़ी तेजी से हो रहा है, उसे भी रद्द करना है, खसूसी तौर पे सऊदी अरब को और कतर को। देखिए, अमान भी इसी रीजन में है ना, लेकिन उसको कितने अप्रिशिएट किया जा रहा है, यार ये बड़े शरीफ लोग हैं और इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, ये तो अमन की बात कर रहे हैं। सो ये रियलाइजेशन ईरान को भी करनी पड़ेगी और ये रियलाइजेशन सऊदी अरब को भी करनी पड़ेगी, और खसूसी तौर पे इस माहौल में सजाद अनवर साहब, जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो हम डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की एक वर्ल्ड वॉर वैसे ही जारी है जिसमें सारा कुछ तबाह हो रहा है, उसमें मुख्तात रहना पड़ेगा। और आपका पॉइंट ठीक है, इसमें दूसरी यहाँ तक बात नहीं रहेगी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की, इसमें ईरान भी शामिल होगा
और इसमें दूसरे इलाकाई ममालिक भी शामिल होंगे, जिसमें एक दो नाम है अभी आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश भी हो सकता है।